दिल्ली के सीएम के नाम में क्यों इतनी देरी? लगभग 10 दिन होने जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा था या वाकई में भीतर खाने समस्या है जो विपक्ष कह रहा है? गुलजा सिम बोलने वाला जादूगर चूंकि बाहर अंतर्राष्ट्रीय दौरों पे था, तो अब आज वो वापस आए हैं, तो फिर वो ये तो बीजेपी का पैटर्न है, एक पर्ची निकल जाती है और किसी भी नाम की जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, उस नाम वाले ने स्वयं भी कल्पना नहीं की होती है। अरविंद केजरीवाल जी की विफलताएं थी, वो रिजॉल्व कर सके, उस दिशा में काम कर सके। इन्हें परफॉर्मर चाहिए, ना कि कोई जातीय समीकरण या कोई हैवी वेट। चुनाव जो भी आया है, ये आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहाँ पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, डिलीवर अगर नहीं होगा तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को खुद देखूंगा। अगर पैसा मिलना है लोगों को तो वो मोदी को देखना है। अब गड्ढों से लेकर कूड़े के ढेर तक और यमुना तक हर जगह नरेंद्र मोदी की साख दांव पे लगी हुई है। तो सारी समीकरणों को ध्यान में तय करेंगे। मुझे लग रहा है एक महिला नाम भी बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, जितने भी राज्य हैं वहाँ पर उप मुख्यमंत्री जरूर है भारतीय जनता पार्टी में, महिला कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो प्रधानमंत्री कोई महिला मुख्यमंत्री भी दिल्ली को दे सकते हैं। दूसरे राज्यों की राजनीति साधी जागी ऐसा होता नहीं है, हो भी नहीं सकता। इसलिए जो हम कई बार कल्पना करते हैं कि शायद किसी पंजाबी सिख कम्युनिटी को देने से पंजाब की राजनीति हो जाएगी, या अभी बिहार का चुनाव है तो बिहार की दृष्टि से किसी पूर्वांचली को दे देंगे तो बिहार साधा जाएगा, ऐसा होता नहीं है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी, जहां पर खबरों को गढ़ने वाले खबर की हर तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं और आपका नजरिया साफ करते हैं। मेहमानों से परिचय कराती हूँ। पूर्णिमा त्रिपाठी जी आपको सबसे आगे बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। आज रामकृपाल जी की जगह अनुराग वर्मा ने लिया है, ये कहते हुए कि मैं इतना सीनियर हुआ नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे वरिष्ठ बताकर बैठा रहे हैं। सर, स्वागत आपका। समीर जी, आंकड़ों के साथ अपनी बात रखने वाले समीर चौगावकर हमारे साथ हैं। राजकिशोर जी, आप उनको पिछले कुछ समय से लगातार सुन रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। और अवधेश कुमार जी, हमारे वायरल गेस्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डिजिटल की दुनिया में वायरल शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और अवधेश कुमार जी हमारे वायरल गेस्ट हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। अवधेश जी के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अवधेश जी, दिल्ली के सीएम के नाम में क्यों इतनी देरी? लगभग 10 दिन होने जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा था या वाकई में भीतर खाने समस्या है जो विपक्ष कह रहा है? नहीं, अगर देरी होगी, चुनाव परिणाम 8 को आए हैं, अगर विलम्ब होती है तो जाहिर है कि प्रश्न तो उठेगा कि आपको इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन आप लंबे समय से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सत्ता वापस आई है या वो चुनाव जीती है, और जहां पहले से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, वहां ये समस्या रही है। एक समय लेकर ही उन्होंने घोषणाएं की हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और हर बार ये प्रश्न उठता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई समस्या होगी ये नहीं मानता हूं, लेकिन सामने जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए थोड़ा समय लेना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव हारी है, स्वयं हारे हैं, लेकिन पार्टी समाप्त नहीं हुई है। दिल्ली के स्तर पर 2% से थोड़े ज़्यादा ही मतों का अंतर है। अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा से बाहर हैं, उनके राजनीति का अनुमान लगाना कठिन है, क्या करेंगे। तो वो सामान्य राजनीतिक दल की चुनौती नहीं होती है उनकी, तो सामने जो चेहरा हो उसको ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में जो है, क्योंकि हर जगह तो केंद्रीय नेतृत्व नहीं आ सकता है, कैसे सामना किया जाए। इसके अलावा इस समय दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली की पूरी व्यवस्था कोलैप्स है, सड़कें ध्वस्त हैं, पानी की स्थिति बहुत ख़राब है। कोई भी 10 साल में कोई फुट ओवर ब्रिज तक के मरम्मत नहीं हुए हैं, और दिल्ली में जो पॉल्यूशन की हालत है, दुनिया भर में इसकी छवि खराब हो रही है भारत की एक उभरती हुई महाशक्ति की दृष्टि से। तो इन सारी चुनौतियां जो सामने है, यमुना को 2.5 से 3 साल में एक इस प्रकार से रिवर फ्रंट बनाना है कि देश भर से लोग आएँ और देखें, दुनिया से भी लोग आके देखें। तो इन सारी चुनौतियों का सामना करना है, लंबे समय से आए हैं, तो थोड़ा उसके लिए भी ठीक से विचार मंथन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का भी केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि इस मायने में है कि हमेशा प्रतिनिधिमंडल लगातार, चूँकि भारत का एक विस्तार हुआ है वैश्विक स्तर पर, तो उसमें चाहे वो व्यापार का प्रतिनिधिमंडल हो, सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल हो, शैक्षणिक हो, राजनयिक हो, राजनेताओं का हो, तो दिल्ली में वो गतिविधियां और बढ़ने वाली है। खासकर यशोभूमि और भारत मंडपम के निर्माण के बाद विश्व के बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक भारत में हो, यूनाइटेड नेशन का भी कल हो, इस कल्पना से हुआ है। तो सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कोशिश हो रही है, और फिर महिला पुरुष जातीय समीकरण ये सब मिलाने में। लेकिन मुझे लगता है कि
ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा तो हो ही रही होगी, विधायकों से भी सलाह मशविरा हुआ है तो घोषणा हो जाएगी, लेकिन विलंब होना से बेहतर, तुरंत घोषणा के से बेहतर है यह है कि आप सही उपयुक्त व्यक्ति वर्तमान चुनौतियों और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला लेकर के आए, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन विपक्ष से अवधेश जी इसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे ना। विपक्ष कह रहा है उन वादों का क्या होगा, उसको कैसे पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, 15 के आसपास मुझे लगता है होली है, 15 मार्च के आसपास वादों की झड़ी में होली पर हम आपको फ्री सिलेंडर देंगे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो ये थी कि हम 100 डेज़ का पूरा जो है एक रोड मैप के साथ चलेंगे। 10 दिन बीत गए, सीएम का नाम नहीं आ पाया। अवधेश जी जैसा कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, इसलिए मंथन चिंतन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि यही वजह? चुनौतियां तो हैं, क्योंकि नाम किसी को आगे करके इन्होंने तो चुनाव लड़ा नहीं था और कोई बहुत ऑब्वियस नाम ऐसा दिख भी नहीं रहा था कैंपेनिंग के दौरान जिसको कि लगे कि बाद में ये एज अ सीएम प्रोजेक्ट करेंगे या बनाएंगे। तो मंथन चल रहा होगा, अवधेश जी कह रहे हैं, नो डाउट, उसमें मैं भी सहमत हूँ। लेकिन जो चुनौती इनके सामने फिलहाल है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा किसी भी सीएम के करने के लिए होता नहीं है, जब न लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है, न लैंड इनके हाथ में है। सिर्फ ले दे के एमसीडी और वो जो लोकल इश्यूज़ हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी का काम हो गया, नालों की सफाई हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, ये बेसिक मुद्दे होते हैं जो दिल्ली में ज़्यादा डोमिनेंट हैं। तो उन मुद्दों के हिसाब से कौन ज़्यादा सही उपयुक्त कैंडिडेट होगा, मुझे लग रहा है कि नाम उस पर चर्चा ज़रूर हो रही होगी कि दिल्ली के लोकल इश्यूज से जो आइडेंटिफाई करता हो, वो ऐसा चेहरा जिसने कि लोकल इश्यूज को लेके कभी आवाज़ उठाई हो या उसके लिए लड़ा हो या कहीं कुछ प्रदर्शन किया हो, कहीं प्रोमिनेंस में आया हो, तो मुझे लगता है कि मंथन उस पर हो रहा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह मुझे लग रही है वो ये है कि खुलजा सिम सिम बोलने वाला जादूगर चूँकि बाहर अंतर्राष्ट्रीय दौरों पे था, तो अब आज वो वापस आए हैं, तो फिर वो ये तो बीजेपी का पैटर्न है, एक पर्ची निकल जाती है और किसी भी नाम की जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, उस नाम वाले ने स्वयं भी कल्पना नहीं की होती है, वैसा नाम सामने आ जाता है। तो आज कल में हम देखेंगे कि वैसा ही कोई पर्चा खुलेगा और खुलजा सिम सिम होगा, नाम सामने आ जाएगा। तो चुनौती वैसी नाम की कोई बहुत बड़ी नहीं है, बीजेपी की अच्छी खासी बहुमत की सरकार बनेगी और सेंटर में चूंकि बीजेपी है, तो वैसा कोई मुझे नहीं लग रहा है कि चैलेंजिंग कुछ भी होने वाला है बीजेपी के लिए। लेकिन वो 100 डेज का जो उनका रोड मैप है वो कैसे पूरा करेंगे? प्रतीक्षा उसमें समय है। आज तो 15 फरवरी ही है, होली अगर 15 मार्च है तो 1 महीने का समय बहुत होता है। तो उसके लिए तो हमें नहीं लग रहा है कोई कैसे पूरा करेंगे, इसमें कोई शक है। सेंटर की तो सरकार उनकी है ही ना, जब सेंटर से सहयोग मिलेगा, एलजी इनके अपने हैं, तो उसमें पूरा करने में कोई चुनौती सामने आने वाली नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको आगे जो सिनेरियो होने वाला है कि कैसे कांग्रेस जहां 0 पे है उसको 0 पे ही रखा जाए और आम आदमी पार्टी जहां पहुंच गई है उससे और नीचे किया जाए, इन फैक्टर्स को सामने रख के मुझे लगता है कि किसी नाम का ऐलान होगा और वो जल्दी सामने आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, खुलजा सिम सिम 1-2 दिन में हो जाएगा, तो हम देखेंगे कौन बनता है मुख्यमंत्री। अनुराग जी, डिप्टी सीएम हम पिछले कई सारे राज्यों में पैटर्न बीजेपी का देखते आए हैं कि एक बैलेंस रखने के लिए सीएम, डिप्टी सीएम सब दिखाई देते रहे। आपका एनालिसिस क्या कहता है? डिप्टी सीएम जाएंगे, सीएम अगर जाएंगे तो बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई चेहरा सामने आएगा, या जैसा कि पूर्णिमा जी कह रही थी कि जो दिल्ली की नब्ज पहचानता हो ऐसे किसी शख्स पर भरोसा किया जाएगा? देखिए, अगर दिल्ली की राजनीति को आप पिछले 30 सालों से देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उससे पहले किसी निर्णय पे पहुंचने के पहले। जो पहले दिल्ली में जब भाजपा की सरकार होती थी 1993 में, तो वो भाजपा थी हैवी वेट्स की। मदन लाल खुराना पहले चीफ मिनिस्टर थे और मदन लाल खुराना ऐसे नेता थे जिन्हें दिल्ली का शेर भी कहते थे, और साथ में वो उनका हर कास्ट कम्युनिटी, हर सेक्शन में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। वो किसी कम्युनिटी के ना नेता थे ना वो किसी, वो सबके नेता थे। वो उनके लीडरशिप की वो क्वालिटी थी और हाई स्टैंडर्ड्स वाली पॉलिटिक्स करते थे। उन्होंने एक नाम आया जैन हवाला कांड में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। साहब सिंह वर्मा बने चीफ मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री थे, वो जाटों के लीडर थे और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो और बड़े जाटों के नेता बन गए। वो अब जब मदन लाल खुराना जी बरी हुए, जब उस जांच में कुछ नहीं निकला और वो वापस चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो वहाँ से पार्टी में मतभेद शुरू हो गए। साहब सिंह वर्मा जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे और मदन लाल खुराना जी अपनी कुर्सी वापस चाहते थे।
सेंट्रल लीडरशिप वीक थी, आज की तरह की सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, सेंट्रल लीडरशिप वीक थी और वो कोई प्रॉपर फॉर्मूला वर्कआउट नहीं करा पाई इन दोनों के बीच, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद तीसरी हैवीवेट आई, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री बनाई गई। इन 3 हैवीवेट्स के बीच में दिल्ली में भाजपा का संगठन, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का कैडर सब नेस्त नाबूद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक लर्निंग है बीजेपी के लिए कि यहाँ पे किसी भी हैवी वेट को, जैसे हम लोग जितने भी कयास लगा रहे हैं कि हैवी वेट की बात कर रहे हैं, कोई भी हैवी वेट मुझे नहीं लगता, जो दिल्ली का इतिहास रहा हुआ है और जिस पैटर्न पे अब बीजेपी की फंक्शनिंग है, कोई हैवी वेट दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, एक नाम चल रहा है कि जाट लीडर को, जाट नेता को बनाया जाएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। अगर मैं इसी पुरानी लर्निंग पे चलूं तो जब साहब सिंह वर्मा जी को चीफ मिनिस्टर यही सोच के बनाया गया था कि आउटर दिल्ली में जो जाट वोट है, राजस्थान, मेरे ख्याल से उस समय राजस्थान में इलेक्शन होने वाला था या कुछ ऐसा था, जो दूसरे स्टेट्स के जाट लीडर्स को ल्योर करने के लिए, वोटर्स को ल्योर करने के लिए इनको बनाया गया था। नतीजा क्या निकला कि जब साहब सिंह वर्मा जी हटे हैं तो उन्होंने जिस तरह से अपनी पोजीशनिंग करी, उससे क्या हुआ कि जाट बीजेपी से उल्टा नाराज हो गया। तो ये गलती क्या दोबारा बीजेपी करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी जीती है वो अपनी कैंपेन, ऑब्वियसली उनका कैंपेन अच्छा था, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा जो जीती है वो अरविंद केजरीवाल जी की खुद की गलतियों से, उनकी फेल्योर से। तो कि इनका कैंपेन था साफ हवा, साफ पानी, साफ यमुना और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सीवर, इन सब का। तो मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, हालांकि 2-3 दिन में पता लग जाएगा, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इनको चाहिए इस समय परफॉर्मर जो ये चीज़ें दे सके, ना कि कोई वोटर को लुभाने के लिए, कोई जाति विशेष का समीकरण हल करने के लिए, वो नहीं। इनको ये 4-5 जो दिल्ली की मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिनके आधार पे दिल्ली का चुनाव लड़ा गया है, जो अरविंद केजरीवाल जी की विफलताएं थी, वो रिजॉल्व कर सके, उस दिशा में काम कर सके। इन्हें परफॉर्मर चाहिए, ना कि कोई जातीय समीकरण या कोई हैवी वेट। बिल्कुल, कोई हैवी वेट नहीं चाहिए। राजकिशोर जी, क्या देरी की वजह यह है कि मोहनलाल या भजनलाल शर्मा जैसा चेहरा खोजा जा रहा है, या नहीं? दरअसल मुझे लगता है कि मोहनलाल या भजनलाल वो पार्टी के ही थे, हम मतलब कोई बाहर से तो लाए नहीं गए थे। नहीं, वो तो चेहरा जो नोन नहीं थे, पर्ची निकली, जैसा पुटिमा जी कह रही थी, पर्ची निकली और नाम सामने आया। दिल्ली के प्रतीक्षा जी, दिक्कत ये ना कि दिल्ली में कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसको आप हैवी वेट कह सकें। और अभी जो बात पहले चल रही थी कि किसी हैवीवेट नेता की वजह से और केंद्रीय नेतृत्व कमजोर था, दरअसल अगर 3 शब्द होते हैं, देश, काल, परिस्थिति। तो आज की परिस्थिति अलग है, समय अलग है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब वहाँ पर क्या था कि वो सारे हैवीवेट ही थे जो यहाँ पर आए थे, चाहे वो मदन लाल खुराना हो, चाहे साहिब सिंह वर्मा हो, या फिर सुषमा स्वराज हो। वो आपसी गुटबाजी थी। सबसे पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर था वो कभी भी प्रभावित नहीं हुआ, कितनी भी खराब परिस्थिति रही हो। 32% से नीचे तो कभी गया ही नहीं ना। इस बार वो बढ़ाकर उसको आगे ले गए। अभी समस्या क्या है कि प्रवेश वर्मा ने चूंकि अरविंद केजरीवाल को हराया है, और मैं अगर आपको बताऊं कि अमित शाह की अगर चलती है तो निश्चित तौर पर प्रवेश वर्मा ही बनेंगे। इसलिए नहीं कि वो जाट लीडर हैं, इसलिए भी क्योंकि नई दिल्ली का जो चुनाव है वहां से शीला दीक्षित लड़ती थी, शीला दीक्षित को हरा के एक पैटर्न रहा है, और सबसे बड़ी लड़ाई उस शख्स ने जीती है, यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब प्रवेश वर्मा के साथ जो नेगेटिव पॉइंट आता है, माइनस पॉइंट आता है, जो बात चल रही थी उसमें यह सच है कि अभी जरूरी है कि यहाँ गुटबाजी ना हो, क्योंकि ये चुनाव जो भी आया है, ये आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहाँ पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, डिलीवर अगर नहीं होगा तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को खुद देखूंगा। अगर पैसा मिलना है लोगों को तो वो मोदी को देखना है। अब गड्ढों से लेकर कूड़े के ढेर तक और यमुना तक हर जगह नरेंद्र मोदी की साख दांव पे लगी हुई है। तो एक ऐसा शख्स चाहिए कि जो सबको साथ लेकर काम कर सके, और मुझे लगता है कि जो भी आएगा, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता जो मोदी और शाह से अलग हटकर अपनी कोई चीज़ें बना सके। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से देरी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, क्या हुआ कि एक बार IIT कानपुर में एक बिल्डिंग बननी थी,
तो हम 3-4 महीने तक ये देखते रहे कि भाई बिल्डिंग अप्रूव हो गई है, उसमें अरुण शौरी और नारायण मूर्ति इन लोगों ने बहुत पैसा भी दे दिया, बन क्यों नहीं रही है? 2 से ढाई महीने तक सिर्फ वो प्लान करते रहे और 1 साल का उन्होंने टारगेट रखा था और बाकी सारी चीज़ें वहाँ कलेक्ट हुई, वो बहुत शानदार बिल्डिंग बन गई। तो प्लानिंग कैसी हो ये इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बात यह है कि दिल्ली में केंद्र सरकार है और मोदी के साथ का मामला है, तो बस ये उनको देखना है कि कोई ऐसा शख्स ना हो कि जो आपस में यहाँ पर गुटबाजी कर दे, क्योंकि जहाँ तक डिलीवर करने की बात है, कहना बहुत आसान है। दिल्ली को जितना सत्यानाश किया जा सकता था इन 10-11 सालों में हुई है, ये सच्चाई है। हम लोग मतलब इसको झेल भी रहे हैं और अगर आंकड़ों से देखें तो पहली बार घाटे का बजट भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगातार फ्री बीज, मुफ्तखोरी जिसको आप कह रहे थे, वो भी आपको देनी है। तो इन सब चीज़ों में जो सामंजस्य आपको भिड़ाना है, ये आप कैसे करेंगे, ये यक्ष प्रश्न है। और मुझे लगता है कि चेहरे को लेकर बस केवल उनको इतना देखना है कि इस पे कोई बाद में विवाद ना हो, कोई कुछ कह ना सके, और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बाकी मोदी जी वहाँ चले गए थे और ये हो गया था, तो इसका कोई समस्या नहीं। वो तो मतलब कहीं से भी हो सकता है, वो तो पर्ची कहीं से भी जा सकती है, फिर तो दिल्ली में ही है। और ये बात भी सही है कि दिल्ली को वाकई अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है, अभी क्वाड की मीटिंग भी होने जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो दिल्ली को वाकई उस लिहाज से बनाना और तुरंत आपको मैसेज देना होगा। और वो मैं बता रहा हूँ कि होली तक आप कहते ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं, तो वो दिखाई पड़ने लगेंगे। चलिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। समीर सर, आपने सभी को सुना, सबका यही है कि बहुत ज़्यादा जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर किसी सीएम फेस की बात नहीं होगी, लेकिन चर्चा बहुत सारी ऐसी थी, जैसे पिछले दिनों हम लगातार देख रहे थे कि पंजाबीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी जो है मुद्दे उठाती रही है, बीजेपी को उस पर घेरती हुई दिखाई पड़ी है। तो चर्चा ये शुरू हुई कि हो सकता हो कि पंजाबी फेस एक लाकर और एक बड़ा मैसेज बीजेपी देने की कोशिश करे, या फिर बिहार में चुनाव है, पूर्वांचल का मुद्दा है, इस तरीके की चीज़ें उठाएं। बट ओवरऑल जो अभी एनालिसिस दिखाई पड़ता है वो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर सीएम फेस नहीं आएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? और जो पैटर्न हम लगातार फॉलो करते हुए बीजेपी को देखते आ रहे हैं, डिप्टी सीएम वाला, जो एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्या वो स्थिति आप देख पा रहे हैं दिल्ली में? देखिए प्रतीक्षा, मुझे लगता है कि दिल्ली में 55 लोगों में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है भारतीय जनता पार्टी में। 4800 विधायक है और 7 सांसद है, तो 55 में से भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बना सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना स्ट्रांग है, इतना डिसिप्लिन है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व जिसे मुख्यमंत्री के रूप में चयन करता है, सब उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। और जहां तक जातिगत समीकरणों का सवाल है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति इस तरह की रही नहीं है कि जहां जिस प्रदेश में जो जाति डोमिनेट करती है उसी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी थे। आप महाराष्ट्र में देखिए, मराठा डोमिनेंट है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया था, पहली बार फिर मुख्यमंत्री बने। आप गुजरात भी देख सकते हैं कि विजय रूपानी को बना दिया था वहां पर, जबकि वहां पटेल डोमिनेंट है। हरियाणा में मनोहर खट्टर को बना दिया था, जबकि वहां भी जाट डोमिनेंट है। राजस्थान में जाट गुर्जर डोमिनेट करते हैं, लेकिन वहां भजनलाल को बनाया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जिनकी यादव कम्युनिटी कोई वजूद नहीं है बहुत ज्यादा, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो प्रधानमंत्री मोदी जब चुनते हैं तो ये सिर्फ इस आधार पर नहीं चुनते कि वो जातिगत समीकरण को संदेश देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री का सोचने का तरीका मतलब इतना अलग है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है कि वो कब क्या निर्णय ले लेंगे। अब मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो पहली बार का जो विधायक बने उमंग बजाज, जो 31 साल के राजेंद्र नगर से बने, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और 73 साल के जो तिलक राम गुप्ता जो त्रिनगर से विधायक बने, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कई नाम दावेदार भारतीय जनता पार्टी के पास प्रमुखता से जिनकी चर्चा हो सकती है मुख्यमंत्री के रूप में। प्रवेश वर्मा एक बड़ा नाम है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, उस आधार पर मुख्यमंत्री। साहेब सिंह वर्मा के बेटे, ये भी एक नेगेटिव चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं कि परिवारवाद को बहुत बढ़ाना नहीं है पार्टी में। और प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि भाई 1 लाख युवा नए परिवार राजनीति में आए, तो ऐसे में शायद प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश देने की कोशिश नहीं करेंगे कि परिवारवाद की राजनीति है, पिताजी मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे तो बेटे को भी बनाया गया है। तो मुझे लगता है प्रवेश वर्मा की संभावना मुझे कम नजर आती है। सतीश उपाध्याय एक बड़े दावेदार है जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो मुख्यमंत्री बने। आशीष सूद है जो गोवा के प्रभारी है, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी है, पंजाबी चेहरा है। संगठन से संघ से अच्छा आशीष सूद दावेदार के रूप में निकल कर आए। मोहन सिंह बिष्ट है जो बन सकते हैं, उनकी संभावना नजर आ रही है। तो ये कई नाम है कि जिनकी चर्चा हो रही है। अगर महिलाओं की बात करें तो इस बार 5 महिलाएं जीतकर आई है, एक आतिशी आम आदमी पार्टी से और 4 भारतीय जनता पार्टी से। रेखा गुप्ता भी एक अच्छी दावेदार है। हालांकि चारों जो महिलाएं जीती वो पहली बार की विधायक है, तो रेखा गुप्ता की भी संभावना बहुत है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। संघ से उनका अच्छा रहा है।
1990 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो अध्यक्ष रह चुकी है, यूपी में वो रह चुकी है, तो रेखा गुप्ता बन सकती है, शिखा भी बन सकती है। मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को हराया है ग्रेटर कैलाश से, शिखा राय वो भी एक बड़ा नाम है, उनकी भी संभावना है, संगठन में उनकी भी भूमिका है। तो कई नाम है जो इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुझे लग रहा है कि निशिकांत का भी, मुझे लग रहा है शशिकांत का, जो त्रिलोकपुरी से जीते हैं, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, बिल्कुल वाल्मीकि से, और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को फोकस कर रहे थे, तो उनकी भी दावेदारी है किसी ओबीसी को क्या बना देंगे, दलित को बना देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या निर्णय लेंगे देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कल शायद विधायक दल की बैठक होगी, आज केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएंगे, दिल्ली विधायक दल की बैठक होगी, उसके अंदर नाम तय होगा। तो पत्ते सारे खुले, मतलब नाम सबकी चर्चा। और दिल्ली जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी को और देश को संभाला है, मतलब जिस तरीके से अमित शाह अध्यक्ष बने उसके बाद, तो उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिए मुख्यमंत्री के लिए कि किसी भी नए चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना देते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बहुत पुराना हो, कोई बहुत वरिष्ठ हो, बहुत अनुभवी हो। तो मुझे लग रहा है कि सारे विधायकों को लग रहा होगा कि उनकी भी लॉटरी लग सकती है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सांसद भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद बना दें। कमलजीत सहरावत भी एक बड़ा नाम है, जो जाट है, महिला है, पश्चिमी दिल्ली से सांसद है, जो मेयर रह चुकी है, वो भी एक बड़ा नाम है जो संभावना बन सकती है। मनोज तिवारी ये सोच रहे हैं कि भाई सबके टिकट काटे थे, मेरा टिकट दिया, मैं सांसद हूँ, पूर्वांचल मेरा एक बड़ा नाम है, तो हो सकता है मुझे मुख्यमंत्री बना दे। तो सबकी संभावना है। सुषमा स्वराज की बेटी को भी लग रहा होगा कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री की बेटी रही हूँ, सुषमा जी की बेटी हूँ, सांसद हूँ, तो शायद मुझे भी बना दे। तो सारे सांसदों को लग रहा है, सारे विधायकों को लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सारे समीकरणों को देखते हुए तय करेंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, आज भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वोट देखिए सिर्फ 2% का वोट पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ऐसी स्थिति ना हो कि 5 साल सरकार परफॉर्म ना कर पाए, मुख्यमंत्री लोकप्रिय न बन पाए और फिर 5 साल अरविंद केजरीवाल लौटकर सत्ता में आ जाए। तो जिस तरह से शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही, अरविंद केजरीवाल 10 साल रहे, तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि दिल्ली को अब एक स्थायी गढ़ बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी का, कि जहां सरकार रिपीट हो और उस तरीके से परफॉर्मेंस किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होंगे, लेकिन अब पावर भारतीय जनता पार्टी की है, तो पावर डिलीवर भी किया जाएगा, उनको अधिकार दिए जाएंगे कि आप काम कीजिए, उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी मुझे लग रहा है, और जब बैठेंगे आज या कल में, मुझे लगता है नाम फाइनल हो जाएगा। नाम तो फाइनल उनके दिमाग में होगा, बस वो पार्टी को बताएंगे कि किसके नाम पे मोहर लगना है। तो वे सब सारी समीकरणों को ध्यान में तय करेंगे। मुझे लग रहा है कि महिला नाम भी बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, जितने भी राज्य हैं वहाँ पर उप मुख्यमंत्री जरूर है भारतीय जनता पार्टी में, महिला कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो प्रधानमंत्री कोई महिला मुख्यमंत्री भी दिल्ली को दे सकते हैं, तो इसकी भी एक संभावना है। तो तमाम समीकरण ओपन है और कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बस ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस पर भरोसा करते हैं, किस पर भरोसा करते हैं। ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे दिखाए हुए हैं। लास्ट कमेंट मैं अवधेश जी के साथ चाहूँगी। अवधेश जी, जैसा कि अभी सभी कह रहे थे कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो हम शायद वो बीजेपी का अपना डिसिप्लिन है जो कि दिखाई पड़ता है। 10 दिन बीतने के बाद भी कहीं से कोई दावेदारी सामने नहीं आ रही कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ, या कहीं से कोई आवाज़ सुनाई पड़े, या सब मौन है, सब शांत है। इसीलिए और शायद ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। जो चुनौतियों की बात आप शुरुआत से कह रहे थे, उन अगर चुनौतियों को देखा जाए तो जिस तरीके का मध्य प्रदेश रहा, जिस तरीके का राजस्थान रहा, बीजेपी ने जिस तरीके से वहाँ किए, क्या वहाँ से स्थिति अलग दिल्ली में देखते हैं आप? दिल्ली अलग नज़र आती है? दिल्ली को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने चुनावी अभियान के भाषण में कहा कि दिल्ली लघु भारत है, मिनी इंडिया है, संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ का संदेश संपूर्ण भारत में जाता है। यहाँ का चेहरा एक प्रकार से आपको उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी छवि है, चेहरा है, वो भी दिखाई देना चाहिए। देखिए कोई भी व्यक्ति सर्वांग संपूर्ण नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बता दें कि उनके अंदर एक क्षमता है, और जो उपलब्ध होते हैं उनमें से नेतृत्व की दृष्टि से जो लगता है कि इसमें नेतृत्व की दृष्टि से ये सर्वाधिक उपयुक्त है, उसका वो चयन करते हैं। वो उनकी दृष्टि हो सकती है, हो सकता है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बहुत सारे लोग सहमत नहीं हुए हैं जितने मुख्यमंत्रियों का नाम लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी पूरी सहमत रही हो, लेकिन एक बार निर्णय हुआ तो सब स्वीकार करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी इतना प्रभावी है, उसकी संपूर्ण ऑथोरिटी है कि सामान्यतः कोई डिमांड करने नहीं जा सकता है, या घोषणा होने के बाद कोई उस ढंग से
खड़ा हो जाए विद्रोह की मैं दावा करता हूं नहीं होगा। वैसे भी दिल्ली के नेता लगातार तो 2003 से चुनाव हार रहे थे, पहली बार जीत के आए हैं, तो सबको पता है कि अगर थोड़ी महत्वाकांक्षा हो भी तो उस महत्वाकांक्षा को थोड़ा अंकुश रखते हुए, और ऐसे लोग हैं नहीं इस समय ऐसे लोग हैं नहीं कि जहां तक देखिए नामों का प्रश्न है, तो जैसे राजकिशोर जी ने कहा कि भाई जो दोनों मिला लीजिए तो सारे लोग जो है 48, 7, 55 जो है सब जो भी जीत के आए हैं वो सब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जितनी मेरी समझ है इस समय केंद्रीय नेतृत्व जो विधायक जीते नहीं हैं उनमें से बाहर से किसी लाने के मन स्थिति में नहीं होगा। जो संपूर्ण परिस्थितियां होंगी, 48 लोग जीत के आए हैं, ये संभव थोड़े है कि 48 लोगों में से किसी को हम बाहर से ले आए। तो जो कुछ भी है वो जो जीत के विधानसभा चुनाव जीत के आए हैं, ज्यादा संभावना उसी में से बनने की है जो अभी तक का है। जो नाम अभी हमारे सामने आए हैं वो सब नाम एक्सपेक्टेड है, सभी नामों की अपनी विशेषता है, सबके नामों पर विचार मंथन हुआ है और हो ही रहा है। उसमें कुछ नाम हम और भी ऐड कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश में अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। ये दो बहुत एक ड्रॉबैक भाजपा के अंदर लोग बताते हैं कि शायद हमारी है, लेकिन किसी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के उससे दूसरे राज्यों की राजनीति साधी जाएगी, ऐसा होता नहीं है, हो भी नहीं सकता। इसलिए ये जो हम कई बार कल्पना करते हैं कि शायद किसी पंजाबी सिख कम्युनिटी को देने से पंजाब की राजनीति हो जाएगी, या अभी बिहार का चुनाव है तो बिहार की दृष्टि से किसी पूर्वांचली को दे देंगे तो बिहार साधा जाएगा, ऐसा होता नहीं है किसी के चाहने से। इसलिए इस लेवल पर कोई निर्णय होगा वो मेरे अनुभव में नहीं आता है। ये बात ठीक है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दो बड़ी चिंता थी कि जो पंजाबी समुदाय लंबे समय से हमारा एक ट्रेडिशनल वोट रहा है और जो व्यापारी समुदाय रहा है वो हमसे कैसे निकल के चला गया है, उसको कैसे पाएं, ये प्रमुख चिंता रही है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं तो स्वयं पूर्वांचल से जीत के आता हूं और पूर्वांचल के प्रति हमारे अंदर क्या प्यार है, और बात सही है, वो जीत के आते हैं। लेकिन अब देखेंगे तो जो पंजाबी कम्युनिटी का जो माना जाता है, मैं उस रूप में हालांकि देखता नहीं हूं, लेकिन जो सीटों का आकलन होता है तो मेजोरिटी बीजेपी जीती है, लेकिन पूर्वांचलियों में अभी भी बीजेपी उस रूप में परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन दिल्ली को केंद्र बना के एक मैसेज देने के लिए तो होगा। अनेक नाम है, रेखा गुप्ता जी का नाम अभी सर्वप्रबल है, चूंकि वो महिला भी आती हैं, वो व्यापारी समुदाय से आती है, डीसू की प्रेसिडेंट रही है, अच्छा बोलती हैं। आशीष सूद का भी वो विद्यार्थी परिषद से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीतिक बोलने में अच्छे हैं, संयमित रहते हैं, उनको कैसे छाटेंगे। जो प्रवेश वर्मा जी हैं वो तो जीत के ही आए हैं, जब उनको टिकट सांसद का, जब लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो दुखी भी थे, तो उनको जब बुला के कहा गया होगा कि आपको चुनाव आगे लड़वाएंगे, और वहां पूरी पार्टी की रणनीति लगी हुई थी, तो वो भी अपने दावेदार है। जितने नाम अभी आए हैं इस समय वो सब हैं, चाहे वो शिखा राय का हो जाए, जो इधर त्रिलोकपुरी के विधायक के कहा गया है वो भी है, और हम ये भी न भूलिए कि करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटा गया है, वो 5 बार के विधायक है, कष्ट समय में भी जीत के आए हैं। बहुत ही मैच्योर आदमी है वो। आप एक आध बयान से आप कभी बात करेंगे या में, तो बहुत ही मैच्योर आदमी है, व्यवहारिक आदमी है, ढंग से बात करने वाला, सम्मान करने वाला, बल्कि रेयर कम्युनिटी में है कि कोई पत्रकार भी जाए तो कोई कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए उसके लिए, फिर स्वागत करे। तो ये सारे नाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अंततः जो मूल बात आती है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को अपना चेहरा, अपनी आकांक्षाएं किसमें दिखाई देती है। जो दिल्ली की उनकी कल्पना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमको इसको शहर बनाना है, उसके अनुरूप मास्टर प्लान बना के और दिन रात एक करके कौन ले जाता है, और जिसका मैसेज कम से कम नकारात्मक पार्टी के अंदर और बाहर नहीं जाए। तक मोदी जी और शाह का जो भी स्टाइल है काम करने का, वो हर चुनाव में अगले चुनाव का एक मैसेज जरूर देते हैं। तो अगला चुनाव जो मेन इनके सामने चुनौती है वो बिहार की है। तो मुझे लगता है इस बार जो नाम आएगा उससे हमको कुछ संकेत जरूर मिलेगा कि बिहार में ये क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। जाति, जिस तरीके से पैनल ने पूरी चर्चा की, जातीय मुद्दों को बिल्कुल ध्यान में रखा तो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसा कि समीर जी भी कह रहे थे और अवधेश जी ने भी कहा कि अरे 55 नाम तो ऐसे ही सामने दिखाई पड़ते हैं कि 48 विधायक हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए 7 जो है सांसद हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि क्या ऑप्शंस ज़्यादा हैं इसलिए देरी हो रही है, या फिर वाकई में प्रधानमंत्री बाहर थे इसलिए नाम का ऐलान नहीं हुआ। ये कोई बहुत जेन्युइन कारण नहीं लगता है।
लेकिन फिर भी सस्पेंस खत्म होने का इंतजार सभी को है। दिल्ली का सीएम कौन होगा, यही चर्चा का विषय है। मंत्रिमंडल कैसा होगा, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। बहुत जल्दी सस्पेंस खत्म होगा। उम्मीद है कि हमारे पैनल के जरिए जो इस खबर पर जो एक तस्वीर, एक नजरिया था, अलग अलग जो पहलू थे, वो आपको स्पष्ट हुआ होगा। आप सबका बहुत धन्यवाद, हमारे मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सीएम का हम सबको इंतजार है, देखना यह है किसका नाम सामने आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।